बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र और 10 दिसंबर से ही सत्र शुरू करने की तैयारी है। 8 दिन तक ही चलेगा ये सत्र और सत्र में कई मुद्दों पर भी होगी चर्चा। कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद का शीतकालीन सत्र 10 दिसंबर से ही 8 दिनों के लिए शुरू होने जा रहा है और सत्र में ही सरकार और विपक्ष के बीच में सियासी टकराव की संभावना है। विपक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तो यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र की तैयारियां भी पूरी है। सत्र में कई मुद्दों पर बहस भी होगी और यहां तक कि 8 दिन तक ये सत्र चलेगा। तो यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई दिनों तक ये सत्र 8 दिन तक ये चलेगा सत्र और इसके साथ ही तैयारियां जो है वो पूरी हो गई हैं। सत्र में कई मुद्दों पर बहस भी होगी। विपक्ष को भी घेरने की लगातार तैयारी है। 8 दिन तक ये सत्र चलेगा। तो आपको बता दें कि सत्र को लेकर कई मुद्दों को लेकर बहस भी हो सकती है। सत्र में कई मुद्दों पर बहस हो सकती है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष घेरने की भी कोशिश करेगा। 8 दिन तक ये सत्र चलेगा। कई मुद्दों पर बहस भी हो सकती है। बीजेपी के संगठन और सत्ता दोनों मोर्चे को ही बड़े बदलाव की आहट है। बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है और इसी के साथ ही योगी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। दिल्ली और संघ के बड़े पदाधिकारी लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां देर शाम तक ही कई अहम बैठकें होने वाली हैं और इन्हीं बैठकों में संगठन से लेकर सरकार तक बड़े फैसलों का पर मंथन भी होगा। वही जानकारी के अनुसार अरुण कुमार पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र प्रचारकों के साथ ही पहले बैठक करेंगे और इस बैठक में सकारात्मक बताया गया है कि संगठनात्मक और समीकरणों, बूथ प्रबंधन से लेकर आगामी चुनावी तैयारियों तक चर्चा होने की भी बात सामने आ रही है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी में बड़ा बदलाव के भी संकेत हैं और इसके साथ ही आज लखनऊ में बड़ी बैठक और नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द संभव है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट भी सामने आ रही है। तो बीजेपी में बड़ा बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि आज लखनऊ में बड़ी बैठक और इसके साथ ही योगी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में धान खरीद और खाद की उपलब्धता की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए हैं कि अन्नदाता किसान का धान तुरंत ही खरीदा जाए और क्रय केंद्रों की संख्या 5,000 तक बढ़ाई जाएगी। अभी तक आपको बता दें कि 1.51 लाख किसानों से ही 9.2 लाख एमटी धान खरीदा जा चुका है और इसके साथ ही 1,984 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भुगतान में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं होगी और धान खरीद केंद्रों पर ही मेन पावर बढ़ाई जाएगी और धान उठान और मेल मैपिंग की प्रक्रिया और सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से प्रशासन और गवर्नमेंट और विकास कार्यों पर हुई हमारी विशेष अभी बातचीत हम में लोग शहर के भविष्य की बड़ी झलक सामने आई है। सीईओ ने साफ कहा है कि नोएडा को तेज, पारदर्शी और सुव्यवस्थित शहर बनाने की ही दिशा में अथॉरिटी लगातार काम कर रही है और सीईओ ने बताया है कि पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है ताकि हर शिकायत का त्वरित समाधान हो सके। ऑलमोस्ट क्लोजर में नोएडा विकास पर सीईओ का विजन और शिकायत समाधान के लिए नया सिस्टम और इसके साथ ही आपको बता दें सड़कों, फ्लाईओवर निर्माण में तेजी, हरित क्षेत्रों के विस्तार पर भी फोकस है। तो सड़कों, फ्लाईओवर को लेकर बताया जा रहा है कि नोएडा विकास पर सीईओ का विजन भी सामने आया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि नोएडा विकास पर सीईओ का विजन जो है वो सामने आया है। जितने भी हमारे जो लैंड बैंक है, लैंड बैंक वेरियस कैटेगरी का है। एक तो इंडस्ट्रियल कैटेगरी का है, कमर्शियल, आईटी, तो उसका हम लोग स्कीम निकाल रहे। तो इंडस्ट्रियल में हम लोगों ने 10 प्लॉट का स्कीम निकाला एंड इसी तरह हम लोगों ने आईटी में 2 प्लॉट का स्कीम निकाला, कॉर्पोरेट में 5 प्लॉट का स्कीम निकाला और रेजिडेंस में 25 प्लॉट का स्कीम निकाला। स्कीम क्लोज करने का ऑलमोस्ट क्लोजर में आ रहे हैं। जैसे ही स्क्रूटनी होकर क्लोज हो जाएगा तो जो हाईएस्ट बिडर है उनको वो प्लॉट मिल जाएगा। उपलब्धि बेसिकली ये है कि हम लोग लैंड बैंक्स जो है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छा डेवलप किया है एंड किसानों के जो 5% प्लॉट लगाना था उसको हम लोगों ने क्लोज किया। सेक्टर 145 में ऑलमोस्ट 2000 किसान के लिए एक 5% प्लॉट का एक हम लोगों ने अप्रूवल दिया और इसके अलावा क्लीनिनेस ड्राइव में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और स्टेट नेशनल लेवल पे भी हम लोगों को स्वच्छता अभियान में अवार्ड भी मिला है एंड कई काम हम लोगों ने डेवलपमेंट काम भी टेकअप किया। ये जो हमारा बंगेल वाला फ्लाईओवर कई दिन से पेंडिंग था उसको हम लोगों ने क्लोज किया एंड कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पार्क्स का हम लोगों ने डेवलप। वाराणसी में धर्म और आस्था की नगरी काशी में अब महाश्मशान पर ही आने वाले मृतकों की गिनती की जाएगी, लेकिन वाराणसी नगर निगम में इस कदम को लागू करने का फैसला कर लिया है और मोक्ष की नगरी के रूप में विख्यात काशी में ही अंतिम क्रियाक्रम के लिए देश विदेश से लोग प्रतिदिन आते हैं। आपको बताते चले कि गंगा के ही उत्तर वाहिनी किनारे में मौजूद मणिका घाट का ही हरीश चंद्र घाट पर हजारों शव पर बता दें आपको कि हर रोज कई राज्यों से पहुंचते हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे अंतिम क्रियाक्रम की तो बता दें आपको कि अंतिम क्रियाक्रम की भी वीडियोग्राफी होगी। कल कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि जो यहाँ के 2 महत्वपूर्ण अंत्येष्टि स्थल घाट हैं, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, यहाँ पे देश विदेश से तमाम की संख्या में लोग अपने शवों की अंत्येष्टि करने के लिए आते हैं। तो एक आंकड़ा जो है इसका एक मेंटेन करने के लिए कल कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखा गया कि यहाँ पे एक आंकड़ा ये दर्ज है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं, किस सीजन में ज्यादा अंत्येष्टि की जाती है। तो उसके लिए पारित किया गया है और नगर निगम वाराणसी के द्वारा उस पर अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक इंसानों की जनगणना की बात अब आपने सुनी होगी, लेकिन अब मुर्दों की भी जनगणना या फिर कहे गिनती शुरू होने जा रही है। ये वो शहर है जो मोक्ष और नर्क के पौराणिक द्वार के बीच बसी है, जिसे काशी के नाम से जाना जाता है। काशी यानी 2 महाशमशान स्थलों वाला शहर है, जो मणिकर्णिका महाशमशान घाट है और राजा हरिश्चंद्र घाट है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भी हरिश्चंद्र घाट पर है और बाकायदा नगर निगम की कार्यकारिणी ने बैठक हुआ और उस बैठक में फैसला लिया गया कि यहाँ पर शवों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, गिनती कराई जाएगी कि ये शव कहाँ से आ रहे हैं, कैसे डेथ हुई, तमाम जो चीजें हैं, जो फॉर्मेलिटीज है, वो नगर निगम का एक कर्मचारी यहाँ बैठेगा और उन सब की लिखा पढ़ी नगर निगम के अभिलेख में दर्ज हो जाएगी और बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, जो 7 से 10 दिनों तक सुरक्षित
रखी जाएगी। अगर किसी परिजन को वीडियोग्राफी चाहिए तो बाकायदा एप्लीकेशन देकर वो वीडियोग्राफी भी हासिल कर सकता है। ये काशी एक ऐसा शहर है जहां पर मोक्ष के लिए लोग न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार समेत तमाम जगहों से आते हैं और यहाँ पर लोगों की आस्था होती है कि यहाँ के घाटों पर, महाश्मशान घाटों पर अंतिम क्रियाकर्म के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन ये तो कहा जाता है, लेकिन अब नगर निगम बाकायदा इनको बाकायदा रजिस्टर में दर्ज करने जा रही है कि क्या इनकी कैसे मौत हुई, कहाँ मौत हुई, कब मौत हुई या किस कारण से मौत हुई। ये तमाम जो सवालों के जवाब होंगे वो नगर निगम के अभिलेख में दर्ज होंगे, ताकि आने वाले समय में उनके परिवारजनों को कोई भी कागजी कार्रवाई से के बीच ना फंसना पड़े। फिलहाल वाराणसी से आर्यन न्यूज के लिए अभिषेक। नोएडा के सेक्टर 95 में बना जंगल ट्रेल पार्क अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये पार्क नोएडा का नया आकर्षण बन गया है। आपको बता दें कि महामाया फ्लाईओवर और ओखला पक्षी विहार के बीच में बने इस अनोखे जंगल ट्रेल की सबसे बड़ी खासियत है कि स्कैल्प मेटल से ही बनी 650 से ज्यादा जानवरों की आकृतियां, जो पार्क को ही वेस्ट टू वंडर की थीम पर एक विशेष पहचान देती है। पार्क का उद्घाटन विधायक पंकज सिंह ने किया और यहां बच्चों के लिए म्यूजियम और पार्क और इसके साथ ही बोटिंग जोन और जिप लाइन और इसके साथ ही आपको बताते चले कि रॉक क्लाइंबिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज भी मौजूद हैं। पार्क को 2 हिस्सों में बनाया गया है, जिन्हें जोड़ने के लिए अंडरपास बनाया गया है। सुरक्षा के लिए पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स पार्क की खासियत के बारे में। तो आपको बता दें जंगल ट्रैक पार्क में क्या क्या खास है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो 650 से ज्यादा स्कैप जानवरों की भी मूर्तियां। जंगल पार्क का थीम है वेस्ट टू वंडर। डिजिटल आर्टिफिशियल जू जैसा अनुभव। बच्चों और युवाओं के लिए एडवेंचर जोन। लाइटिंग के साथ नाइट सफारी का भी आकर्षण। फोटो पॉइंट और विजुअल एक्सपीरियंस। 20 और 18 एकड़ में जंगल पार्क का विस्तार। हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कवरेज। कैफेटेरिया और फूड कोर्ट की भी व्यवस्था। सिर्फ 118 में होगी जंगल पार्क में एंट्री। मुझे लगता है कि लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, कई सारे आइडियाज वो होते हैं। अब लोगों ने देखा कि कैसे साइकिल के जो खराब टायर्स हैं उसका उपयोग करके डायनासोर्स बना दिए गए, स्नेक्स बना दिए गए, तो इसका उपयोग कैसे किया गया है, तो बहुत सारे लोगों को ये आइडिया मिलता है। तो बिल्कुल ये प्रेरणा देता है लोगों को कि कैसे उसको वेस्ट को भी रीयूज कैसे करें और पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। ये तो ये थे विधायक पंकज सिंह, जिनका साफ कहना है कि जंगल ट्रायल से खास करके बच्चों को बहुत फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर खेलकूद के हिसाब से भी देखें और करिकुलर एक्टिविटीज देखें, आउटडोर गेम्स की बात करें तो यहाँ पर जल्द ही बंजिंग जंपिंग, कूदने का जो बच्चों का होता है, छोटे बच्चों का, स्कूली छात्रों का खास ध्यान रखा गया है। तो उनका साफ कहना है कि इसके साथ साथ लोगों का, बच्चों का मनोरंजन रहेगा। काफी लंबा ये जंगल तैयार हो चुका है और साथ ही साथ इनका साफ कहना है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, जिस तरीके से ये बना है, इस वेस्ट मैनेजमेंट से लोगों में जागरूकता भी आएगी। बच्चे भी ये सीखेंगे कि किसी भी चीज का वेस्ट सिर्फ फेंकना नहीं होता, उससे काफी चीजें बनाई जा सकती है। जिस तरह से ये साफ उदाहरण जंगल ट्रायल का आपने देखा। मेरे साथ कैमरा पर्सन करण, मैं निकिता, धन्यवाद। देवरिया जिले के ही सलेमपुर तहसील क्षेत्र में तैनात लेखपाल आशीष कुमार की एसआईआर का काम करते समय संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने न्याय दिलाने की मांग को लेकर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया और मौके पर पहुंचे सलेमपुर एसडीएम लेखपाल के ही परिजनों को रोते देखकर खुद भावुक हो गई। लोगों का आरोप है कि आशीष कुमार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सरकार के दबाव में कार्य कर रहे। सलेमपुर सांसद रामाशंकर विद्यार्थी ने ही घटनास्थल पर पहुंचकर कहा कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोग मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने और मामले की पारदर्शी जांच की भी मांग कर रहे हैं।
तो न्याय को लेकर, मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने धरना किया है और आपको बताते चले, एसआईआर करते समय घटना हुई थी जिसको लेकर अब लोगों का विरोध भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और लगातार अपनी मांग रख रहे हैं। देवरिया में ही बताया गया कि परिवार को देखकर एसडीएम भी रोते हुए नजर आए। परिवार को देखकर एसडीएम भावुक होते हुए नजर आए। न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन फिलहाल किया गया है। ये लोग बीमारी का नाटक बता रहे हैं। ये लोग बस मेरे भाई को इंसाफ दिला दो और कुछ नहीं चाहिए हमें। बीमारी मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं थी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा भाई एकदम स्वस्थ था, सिर्फ काम का प्रेशर दे दे के मार दिया इन लोगों ने। क्या निर्वाचन आयोग को इतनी जल्दी पड़ी है? 4 तारीख और अधिकारियों को भी, सरकार अधिकारियों पर डंडा डाल रही है और अधिकारी इतनी कड़ी भाषा में निर्वाचन कार्यों में लगे कर्मचारियों के साथ बात कर रहे हैं कि आज ये हत्याएं हो रही हैं। इसे मैं हत्या मानता हूं। अब तो उस बेचारे का परिवार बर्बाद हो गया। हार्ट अटैक से मौत बताई परिवार बता रहा है और विभाग कहता है कि ये बीमारियों से मौत है। यह सरकार राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने कुकर्मों को छिपाती है और जो मौतें हो रही हैं, चाहे वो नारायणपुर की मौत हो, चाहे यहाँ की मौत हो, अब कह रहे कि बीमारी से मौत हुई है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।